बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहली उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर टू बी इन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। और कल रात मेरी बेटी खाने पे पूछ रही थी सबसे कि आपके एकेडमिक्स का या स्कूल का सबसे यादगार दिन कौन सा है। तो हर एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो मेरा बड़ा बेटा है फाइनल ईयर MBBS में, उसने बताया जिस दिन प्रिंसिपल ने कमरे में बुला के चमाट मारा था सेंट पॉल में फादर ने। तो मसूद हमीद खान साहब और ताहिर शमसी साहब ने जो हमारी कुछ रिसर्च स्टडीज़ थी, जैन आप शायद होंगे, आराग ऑडिटोरियम में डाउ में एक प्रोग्राम हुआ था आराग में। अच्छा, आराग हमारे लिए वैसे ही बड़ा फैसिनेटिंग था बचपन से, मतलब हमारे MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। आराग में सिर्फ डाउ मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ सकते थे और कोई नहीं जा सकता था वहाँ। और आराग की बिल्डिंग भी बड़ी अलग से बनी थी और बड़ी खूबसूरत सी। तो वहाँ पे उन्होंने एक जो हमारी रिसर्च थी उसके ऊपर प्रोग्राम रखा। पूरी डाउ की फैकल्टी इसमें थी, डाउ मेडिकल के प्रिंसिपल और जितनी भी डाउ की फैकल्टी, प्रोफेसर्स, और मसूद साहब खुद बैठे हुए थे। फिर वही जब इस समरा ने बात कही कि असातिज़ा जो अजीम बड़े असातिज़ा होते हैं उनकी अपनी बात होती है, तो अम्मी को मैं अक्सर लेकर आता था अपनी टॉक्स में, और ये तो मेरे लिए वैसे ही बड़े ऑनर की बात थी। तो अम्मी को और सदफ को मैंने पीछे बैठा दिया, मैं आके अपने स्टेज पे टॉक देने के लिए आगे आ गया। सर को पता चला कि अम्मी आई हुई हैं, तो सर ने अम्मी को पीछे से बुलाया, आगे बैठाया, और उसके बाद जब मेरी टॉक ख़त्म हुई तो अम्मी को भी ऊपर बुलाया स्टेज पे। तो दैट वाज द डे डाउ मेडिकल कॉलेज आराग में आपकी वालदा। वो मेरा वो दिन था जिस दिन मैं चाह रहा था मैं रिज़ाइन दे के घर बैठ जाऊँ, बस अब और कुछ नहीं करना। और फिर वो अम्मी का तो पता है आपको कि बेटा बात सुनो ना, मेरी बहू भी तो है ना, उसको भी तो बुला लो ना नीचे बैठी। सर कहते हैं नहीं, बहू का है, बहू भी ऊपर आ जाए। सो बीटा थैलेसीमिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ से लेके USMLE स्टेप्स तक, FCPS तक, फाइनल ईयर MBBS तक आपको मुस्तकिल ये बेसिक डेफिनेशन आज अगर समझ लेंगे तो जिंदगी भर के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बीटा थैलेसीमिया इज अ ग्रुप ऑफ हेरेडिटरी हेमेटोलॉजिकल डिजीज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट बीटा ग्लोबिन चेन। अच्छा, अगर क्लासिफाई करें तो थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड एज थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। मेजर इज अ डिजीज कंडीशन एंड माइनर इज अ carrier. So carrier are symptomatic, they are diseased or not? No. Carrier is a healthy individual. आज तो ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक के रोजगार का तरीका बनाया है। हमारे क्लिनिक में 5-7 पेशेंट इसलिए आते हैं कि बड़ा उन्हें डरा के भेज दिया जाता है, तुम्हें तो थैलेसीमिया है और जाओ मिलो डॉक्टर साहब से। तो हम उनको रीअश्योर करके भेजते हैं, उनको पढ़ा के सिखा के भेजते हैं कि बाबा कैरियर इज जस्ट एन हेल्दी कंडीशन है। सर ने एक बहुत अच्छी से, मैं इस चीज़ को भी यहीं क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि माइनर्स को अननेसेसरी एक्सेस आयरन नहीं देना चाहिए। अच्छा, इससे ये मिथ हो गई है। एक बहुत सीनियर मेरे उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया कि यार ये माइनर है और इसका 7.6 हीमोग्लोबिन है, अब तुम्हें मालूम है माइनर में तो आयरन दे नहीं सकते, तो अब क्या करें। डॉक्टर साहबा बैठे, डॉक्टर साइमा हेमेटोलॉजिस्ट, और जो जैन भाई हैं कि बाबा प्लीज क्लास टू डिफरेंशिएट, माइनर कैन बी ऑफर्ड आयरन इफ ही इज आयरन डेफिशिएंसी। बस सर ने उसको बड़े खूबसूरती से क्लियर किया कि उसको आयरन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता। आयरन डेफिशिएंट माइनर अगर डॉक्यूमेंट हो गया, एक टेस्ट में माइनर कल की है रिपोर्ट मेरे मोबाइल में, मेरे उस्ताद ने भेजी है, 7.6 हीमोग्लोबिन है और A2 जो है 5% है। अब यार ये बड़ा मुश्किल हो गया, इसको तो माइनर है, आप आयरन तो दे भी नहीं सकते। तो मैं कहा नहीं सर, आप आयरन दे सकते हैं, आप इसका आयरन टेस्ट करिए, इसको आयरन रिप्लेस करिए 2-3 महीने में। ये 7.6 से मोस्ट लाइकली अराउंड 10 हो जाएगा, 9.5 10 हो जाएगा। हाँ, ये पॉइंट है, उससे आगे जिद मत करिए, उससे आगे उसको आयरन मत दीजिए, उसके आयरन स्टोर्स को आप दोबारा डॉक्यूमेंट करिए। पाकिस्तान के सेटअप में प्रैक्टिस करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह आ जाता है कि जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं भी होते, हम उसको भी पैसे बचा के खर्च कर रहे होते हैं। सो ऐसा ना करें, आप आयरन प्रोफाइल करके उसको डॉक्यूमेंट करें, थैलेसीमिया माइनर को आयरन डेफिशिएंट है, रिप्लेस करें, फिर 2 महीने बाद दोबारा आयरन प्रोफाइल कराएं, डॉक्यूमेंट करें कि ठीक हो गया।
एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको करनी चाहिए वो क्या है, जो मैंने अभी नहीं बोली और मुझे कहनी चाहिए इस वक्त? निदा, उसका आयरन कराया 10 आया, हाँ आयरन कम आया ना, 2 भी कम आया, वो भी ज्यादा आया। he is iron deficient. जैन बता दो भाई, फाइंड द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। व्हाई इज आयरन डेफिशिएंट? कॉज तो मालूम करना है ना भाई। थैलेसीमिया माइनर है या अब्दुल्ला है, जाफर है या सलीम है, नदीम है, कोई भी है, आपको आपको क्या नेक्स्ट टेस्ट क्या करेंगे आप? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटी करेंगे? नहीं, आयरन डेफिशिएंसी हो गया, एचपीएलसी में माइनर भी आ गया और आयरन डेफिशिएंसी भी हो गया, ये तो केस है ना भाई। व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट ट्रीट द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आप उसको ट्रीट करके आयरन रिप्लेस करके छोड़ मत दो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन पाकिस्तान? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, क्या ये गरीबों में ज्यादा होती है या अमीरों में? दोनों में। अमीरों में क्यों ज्यादा होती है? केएनएन, डाइटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसम और स्मार्ट बनना, दुबला होना, और फिर केएनएन और चिकन। सो ये एक जिक्रन ये सारी बातें इसलिए निकल आई कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। फिर वॉर्म्स हैं, स्टूल कराएंगे एच पाइलोराई के लिए, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में एच पाइलोराई। तो वर्कआउट जरूर करिए, आयरन रिप्लेस करके छोड़ मत दीजिए। और अगर फर्स्ट के लिए न्यूट्रिशनली है तो उसको डॉक्यूमेंट करिए कि कहीं से लॉस नहीं है, उसको कोई वॉर्म नहीं है, उसको डीवॉर्म करना है तो डीवॉर्म भी कर दीजिए। ठीक हो गया जी। सो द पॉइंट इज दिस के एब्सेंट और रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, लैक ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट्स इन एक्सेस ऑफ अल्फा चेन which forms unstable aggregates within the red cells and this leads to ineffective hematopoiesis। बेटा ये स्लाइड जो है ना, ये समझ लो कि बाइबल की स्लाइड है, इसको याद कर लो, रट लो। उसकी वजह ये है कि हर एग्जाम के बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसकी बात होगी, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। सो डैमेजिंग द रेड सेल मेम्ब्रेन एंड लीडिंग टू प्रीमेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हेमोलिसिस। Chronic hemolysis leads to severe anemia, which triggers the increased erythropoietin production and subsequently hyperplasia of the bones. This compensatory mechanism attempts to increase RBC production, but often leads to ineffective hematopoiesis. अब कॉन्सेप्ट यहां से बनाइए। This is what is 2 alpha and 2 gamma। ये फीटल लाइफ है, ये 36 वीक्स है प्रेगनेंसी की। यहां बच्चा पैदा हो गया और यहाँ 6 महीने का हो गया। So 2 alpha and 2 gamma is what type of hemoglobin it is? Please teachers नहीं बोले, students। hemoglobin F, fetal hemoglobin। 2 alpha and 2 gamma is fetal hemoglobin। Okay? अच्छा, अब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 90% से ज्यादा कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? fetal hemoglobin। So fetal hemoglobin is constituted of 2 alpha chain and so after birth this gamma chain start down regulating, gamma globin gene hyper methylated हो जाती है, मिथाइल आके बैठ जाता है और गामा ग्लोबिन जीन को हाइपर मिथाइलेट कर देता है और गामा जीन की प्रोडक्शन बंद कर देता है। और कौन सा ग्लोबिन उठता है फिर? सो एडल्ट हीमोग्लोबिन इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा। और फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 गामा। अच्छा, अब हुआ ये कि बीटा चेन तो नॉकआउट है, इसकी तो म्यूटेशन है, अम्मी अब्बू दोनों ने माइनर माइनर थे, इसको मेजर हो गया। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि बीटा ग्लोबिन जीन नहीं है इसकी। सो इसके क्या होंगे? 4 अल्फा बन जाएंगे। ऐसे ही all globin will be alpha globin। in beta thalassemia major all globin will be alpha। so that's what he's saying कि lack of beta chain result in excess of alpha chain।
which forms unstable aggregates within the red cell, damaging the red cell membrane, leading to premature RBC destruction. That is the concept. जिंदगी गुलजार है, ठीक है। सो एक्सेस सल्फर चेंज जो है ना, इसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने एमफिल किया है उन मेडिसिन के ऊपर कि जिनको हमने देखे इस एक्सेस कॉन्सेप्ट को खत्म किया और बच्चों को बगैर ब्लड के मैनेज किया, तो वो भी हम आगे शायद बात करें। सो अच्छा, क्या फीटल लाइफ में ब्लड कहाँ बनना होता है? व्हाट आर द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग द फीटल लाइफ? एक्सीलेंट, स्कल बोन्स, लिवर, और फिर जब एडल्ट हो जाता है तो चेस्ट बोन्स में और वर्टेब्रा में, ठीक है, और पेल्विक गर्डन में। अच्छा, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन है नहीं, एक्सेस अल्फा बन रहा है, एक्सेस इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेट हो रहा है, एंड दोज ऑर्गन्स व्हिच आर नॉट यूजुअली सपोज्ड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन आफ्टर द बर्थ दे स्टार्ट try to making forming the blood, and this is called the ineffective erythropoiesis, and this leads to enlargement of liver, spleen, abnormal bones of the facies and the skull. Make sense? So that's how the thalassemia syndrome is. वो ऑर्गन्स जो कि एडल्ट लाइफ में जिनको हीमोग्लोबिन नहीं बनाना चाहिए वो बनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो इनफेक्टिव होता है, वो 4 अल्फा करके हीमोलाइज हो रहा होता है बोन मैरो के अंदर ही अंदर। सो इट लीड्स टू सीवियर एनीमिया, बट एट द सेम टाइम हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड फेशियल एब्नॉर्मलिटीज। एग्जाम के सवाल में कभी भी एनीमिया विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली लेस देन 1 ईयर, आइडियली 6 मंथ्स के ऊपर जब आएगा तो आपकी नजरें किसको ढूंढेंगी? थैलेसीमिया को। So this is the scenario of thalassemia in Pakistan. We are going through a very difficult time. First of all, किसी भी डिजीज को किसी भी मुल्क से ख़त्म करने के लिए या बचाने के लिए या रोकने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए? दोबारा? अच्छा, हम खानदानी बहरे, हमारे दादा बह रहे थे, हम इंडिया गए, हमने कहा दादा, दादा सुनते नहीं थे, फिर पापा भी बह रहे थे और हम भी कम सुनते हैं। क्या करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? अवेयरनेस। हाँ, रजिस्ट्री होनी चाहिए, रजिस्ट्री। आप उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी तो आइडेंटिफाई करो, उसके कितने केसेस एग्जिस्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है क्या। हम जिंदगी भर कहते रहे कि 50,000 केस हैं हीमोफीलिया के, जब हमने रजिस्ट्री बनाई कैलकुलेट किया तो 10,000 केस निकले सिंध और बलूचिस्तान में, इतने ही होंगे पंजाब और उसमें 25,000 होंगे, मगर 50,000 नहीं थे हीमोफीलिया, शायद उससे भी कम, उससे भी कम। सो इसी तरह थैलेसीमिया का एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस तो पता चले। एक माइनर के बारे में एक इस स्टैटिस्टिक्स में एक डाउ यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में कैंप लगाया, 100 में से 5 बच्चों को माइनर आया, 6 को माइनर आया। जो पेपर पब्लिश हुए उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ थैलेसीमिया माइनर इन पाकिस्तान 5% लिख दिया, 6% लिख दिया। अगर पाकिस्तान में 5% थैलेसीमिया है तो इसका मतलब 10 मिलियन, अराउंड 10 मिलियन ऑफ पाकिस्तानीज आर थैलेसीमिया माइनर, और wherever they are in Europe, America, wherever they are thalassemia, they are out of every 100 Pakistanis, Indians, 5% will be around thalassemia minor. अच्छा, जब सपोज करें थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी होगी तो उससे हमारे एक उस्ताद है डॉक्टर सोहेब साहब, बहुत काबिल आदमी है, थैलेसीमिया प्रिवेंशन पे बहुत उनकी मेहनत है। उन्होंने एक अंदाजा कर लिया कि एवरी ईयर देयर इज गोइंग टू बी 5,000 न्यू बर्थ्स। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं हफ्ते में 5 दिन क्लिनिक करता हूँ, हर क्लिनिक में एवरेज 10 नए थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं मेरे पास, दोज हुज एज लेस देन 1 ईयर और 2 ईयर। यहाँ डॉक्टर्स बैठी हुई हैं जो मेरी क्लिनिक करती रही हैं और उनको पता है कि कम से कम 10 तो हर क्लिनिक में आते हैं। अगर 10 5 दिन आ रहे हैं, 20 मेरे पास आ रहे हैं हफ्ते में, महीने में, सॉरी, और 10 हर रोज आ रहे हैं, सॉरी 200 महीने में आ रहे हैं, तो 2,500 तो सिर्फ मेरी क्लिनिक में नए पेशेंट आ रहे हैं। अगर मैं 2,500 न्यू बॉर्न थैलेसीमिक्स, मतलब 1 साल से कम उम्र या 2 साल से कम उम्र के अटेंड कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान में 5,000 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं? आई एम अफ्रेड द नंबर मे बी मोर देन दैट। अब इंटेंसिटी देखिए मसले का कि 5 to 8% कैरियर है। अगर 5 to 8% कैरियर है मतलब 1 करोड़ आदमी कैरियर है पाकिस्तान में। हमें प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज पे, अवेयरनेस का मकसद है कि प्रिवेंशन पे बात करनी है, हम कैसे इस बीमारी से बचाएं। अच्छा, डायग्नोसिस मेजर का होता है
hemoglobin F more than 50, 30%, one of the significant component in electrophoresis is F. Not necessary 90%, one of the significant component, और more than 10% भी है, किसी का 20% भी F आ जाता है जो बीटा प्लस थैलेसीमिया होते हैं। सो मगर जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैंने बताया थैलेसीमिया मेजर इज डायग्नोज विद मेजर हीमोग्लोबिन F इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, और माइनर का डायग्नोसिस है A2 between 3.5 to 7%, hemoglobin A2 3.5 to 7%। तीसरी एक कंडीशन है जो मैं जानबूझ के थोड़ा देर से रुक के बताना चाह रहा था कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। थैलेसीमिया माइनर इज अ कैरियर स्टेट, मैं भी माइनर हो सकता हूं, तो मेरा इलेक्ट्रोफोरेसिस पे A2 कितना आएगा, समथिंग 3.5 to 4% to 7%, और ये मेजर बच्चा है, इसका F कितना आएगा, 90% से मोस्टली ऊपर आता है, बट एनीथिंग मोर देन 10% आपको उसको फिर सस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए कि कोई बीटा प्लस थैलेसीमिया तो नहीं है उसको। अच्छा, एक कंडीशन है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस तो मेजर की तरह होगा, उसका कोई लेबोरेटरी डायग्नोसिस नहीं है, ऑल्दो कि वी हैव पब्लिश्ड अ पेपर जिसमें हमने कहा कि ये अगर जेनेटिक्स मिल रही है और ये उसकी टेस्ट है तो इंटरमीडिया है, पाकिस्तान से पहला पेपर हमने ये पब्लिश किया, मगर एग्जैक्टली बुक में अभी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि डेफिनेशन मौजूद है, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं दिया गया। इस टेस्ट के बेस पे आप कह सकते हैं कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इंटरमीडियाज आर दोस के दे आर कैरिंग द जीन ऑफ थैलेसीमिया ऑन बोथ जीन्स, दे आर होमोजाइगस फॉर बीटा ग्लोबिन जीन, their beta globin gene is defective, their hemoglobin F is anything more than 10-20%, and they do not require blood transfusion very regularly, they may require blood transfusion once a year, twice a year, or at any age. So ये तीसरी बात भी आपको पता लग गई कि थैलेसीमिया तीन तरह के होते हैं। थैलेसीमिया माइनर is a silent carrier healthy person, intermediate and major are diseased, and the major require blood transfusion every month, intermediate may require blood transfusion once a year or twice a year। अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हर हीमोग्लोबिन F जो हाई है उसको मेजर करके ट्रीट करना ना शुरू कर दो। अब कोई हीमोग्लोबिन F आया, किसी का 90%, हीमोग्लोबिन आ गया 5.5%, आपने ब्लड, कोई लिवर स्क्रीन पैल्पेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने उसको ब्लड लगाना शुरू कर दिया और जिंदगी भर ब्लड लग रहा है। आप अगर उसका आयरन स्टोर्स देखते हैं, उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस देखते हैं, उसके इन्फेक्शन की हिस्ट्री लेते, उसको रीबिल्ड करते, तो शायद उसका हीमोग्लोबिन 8 और 9 पे चला जाता और उसको 25-30 साल तक भी ब्लड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। या जो हीमोग्लोबिन F ऑगमेंटेशन थेरेपी जिसके ऊपर हमने काम किया है, उस दवा से ही उनको ब्लड से बचा लेते हैं आप। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो इंटरमीडिएट वर्सेस मेजर का फर्क आपको पता होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान में थैलेसीमिया की रजिस्ट्री कह लीजिए, या पाकिस्तान थैलेसीमिया फेडरेशन जो है, उसके पास अराउंड 60,000 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, 60,000 बच्चे, और 25-30,000 एक अंदाजा है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बस इधर उधर निकल जाते हैं। सो 1 लाख के करीब बच्चा है। एक बच्चे को 1.5 बॉटल चाहिए होती है महीने की, एक बच्चे को 2 चाहिए होती है, एक को 1 चाहिए होती है। छोटा बच्चा है 10-15 किलो से कम का, ही नीड 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट दोज हु आर वेट मोर देन 20 kg और 25 kg दे नीड अराउंड 2 और 1.5। अगर हम 1.5 ब्लड बॉटल्स भी रख लें एक थैलेसीमिया के बच्चे को, और हमारे पास 1 लाख थैलेसीमिया के बच्चे हैं, तो हमें साल की 1.8 मिलियन ब्लड बॉटल्स चाहिए सिर्फ थैलेसीमिया की। यूके की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट है 1.7 मिलियन फॉर ऑल इंडिकेशन इंक्लूडिंग एक्सीडेंट्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, व्हाटएवर सर्जरीज, बट ओनली फॉर थैलेसीमिया वी नीड 1.8 मिलियन ब्लड बॉटल्स। Number 1, how can we generate 1.8 million blood bottles? Number 2, how safe it is? हर कोई डाउ की तरह नेट टेस्टिंग नहीं कर रहा। 1 मिलियन बॉटल्स में से एक में हेपेटाइटिस बी या सी होने का डर होता है यूके में, नेट टेस्टिंग जहां पे प्रॉपर की जा रही है। और मेरे बदीन के आधे मरीजों को हेपेटाइटिस बी या सी है, नवाबशाह के 300 में से 150 को, 200 को, पिशावर में 200 में से 220 में से 180 को, फैसलाबाद में 120 में से 102 को हेपेटाइटिस बी या सी है। थैलेसीमिया तो कुदरत से हो गया, जेनेटिक्स से हो गया, किसी का दोष नहीं है। किसी हद तक ये कह सकते हैं दोष तो है, मगर चले कुदरती तौर पे पहला बच्चा आ गया। मगर हेपेटाइटिस बी सी तो मेरे लगाए हुए ब्लड से हुआ ना, मेरे ब्लड बैंक ने दिया ना उन्हें।
So how can we manage safe 1.8 million blood transfusions, जो दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए महंगे से महंगे, बड़े से बड़े, काबिल से काबिल मुल्क के लिए एक चैलेंज है। सो सॉल्यूशन इज प्रिवेंशन। आप उनकी बर्थ रोकें, इस मसले को आप हल नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टॉप द बर्थ ऑफ दिस चिल्ड्रन। ठीक है, शॉर्ट ब्लड सप्लाई। फिर हेपेटाइटिस बी सी की हमने बात की। एक कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, स्टूडेंट्स हो तो इसलिए हम थोड़ा बेसिक्स पे भी आ जाते हैं जल्दी से फौरन। कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों ने ब्लड ग्रुप पढ़े हैं। ब्लड ग्रुप्स कॉमनली कौन से होते हैं? ए बी हो गया, ठीक है। आर एच, कौन सा आर एच? आर एच नेगेटिव पॉजिटिव, मगर उस आर एच का कोई नाम है ना। चलो, आर एच ल्यूसिस जो है ना बेटा, वो कुछ नहीं होता। उसके 5 मेंबर्स होते हैं, बिग डी, बिग ई, लिटिल ई, बिग सी, लिटिल सी। जब भी बोलो पूरा बोलो आर एच डी। हम आर एच नेगेटिव जो कह रहे होते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव तो वैसे बड़े मुखलिस, खुश अखलाक और बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो थोड़ा सेल्फिश होता है? हाँ, चले हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, कोई 13-14 और हैं। कैल, डफी, किड। ब्रिटिश गाइडलाइन कहती है थैलेसीमिया को जब ब्लड लगाओ तो एबीओ और आरएच मैच लगाओ। इंग्लैंड में ब्लड बैंक के ऊपर, फ्रिज के ऊपर एबीओ आरएच ग्रुप ब्लड रखा है। एबीओ आरएच ग्रुप ब्लड लगाएंगे। बिग सी नेगेटिव, लिटिल सी पॉजिटिव और बिग ई नेगेटिव, लिटिल ई नेगेटिव, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, इस तरह से आप ब्लड लगाएंगे इंग्लैंड में। और जो सिक्किल है, पता नहीं क्यों वो कहते हैं उनको एबीओ, आरएच, कैल और डफी, ये सारे स्क्रीन करके लगाओ। उनकी ब्रिटिश गाइडलाइन कहती है दैट्स व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग, मगर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कितने थैलेसीमिया के बच्चे पूरे यूके में? 570, और आपके पास 1 लाख है। बट दैट्स व्हाट द गाइडलाइन सेट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये क्या करते हैं कि अगर किसी का, हम तो एबीओ आरएच डी देखते हैं ना, मगर मैंने बिग सी नहीं देखा, मुझे बिग सी लग गया, मैं बिग सी नेगेटिव हूं, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? जो बिग सी एंटीजन ब्लड ग्रुप मेरे बॉडी में डाला जाएगा उसको हिमोलाइज कर देगी, उसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि मैंने एंटी सी पहले कभी ब्लड लगा होगा तो बनाया हुआ होगा। तो जैसे ही बिग सी मेरी बॉडी में आएगा, पूरा ब्लड बहेगा। आज ब्लड लगा 6 हीमोग्लोबिन पे, कल फिर 6 पे बैठे हैं, तो पूरा ब्लड बैग हिमोलाइज हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द एलो इम्यूनाइजेशन। अपनी बॉडी बाहर के एंटीजन को देख के ब्रेक कर देती है। सो दैट्स व्हाई along with ABO-RHD we have to understand the other blood groups as well when you are dealing with chronically transfused patients who require blood transfusion every month for life. So हम ये देख रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चे जो हमारा साथ छोड़ जाते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं, उनके साथ छोड़ने के लिए किताबों में और दुनिया में समझा जाता है और लिखा जाता है और कहा जाता है, बार बार हर ब्लड बॉटल के साथ आप 250 मिलीग्राम आयरन एड ऑन करते हैं उनकी बॉडी में, जो जन के उनके हार्ट पे, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, उनके लंग्स पे, उनकी किडनी पे, उनकी बॉडी पे जमा हो जाता है। और फिर वो ग्लैंड्स पे जमा होने के वजह से उनकी हाइट और उनका वेट और 9 साल का ही रह जाता है, 25 साल का बच्चा भी छोटे तक का, और डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म वो सब कुछ हो जाता है, ग्रोथ फेलियर हो जाती है, और लिवर और हार्ट पे लगने की वजह से लिवर फेलियर और हार्ट फेलियर हो जाता है। मगर हमने ये महसूस किया कि ये बच्चे एलो इम्यूनाइजेशन की वजह से साथ ज्यादा छोड़ के जाते हैं। ज्यादा बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। अब आज ब्लड लगाए, कल ब्रेक हो गया, कल लगाए, परसों ब्रेक हो गया। कोई ब्लड ग्रुप उनको उनके हिसाब से एंटीजेनिक मैच ही नहीं होता, और वो एलो एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड दे लीव दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस एलो इम्यूनाइजेशन। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज एलो इम्यूनाइजेशन, कि जी वो एंटीजेंस जो ब्लड में आपके नहीं है, वो अगर ब्लड में चली गई तो आप एलो इम्यूनाइज। ये प्रेगनेंसी में भी रेलेवेंट है। स्टेप्स के एग्जाम में, एफसीपीएस के एग्जाम में, हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एट द टाइम ऑफ बुकिंग उसकी रेड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं। ये ब्रिटिश गाइडलाइंस की बेसिक्स में है कि स्क्रीन ऑल द प्रेग्नेंट लेडी एट द टाइम ऑफ बुकिंग, कि हर बच्चे के अंदर उसको फर्दर एंटीजन से एक्सपोज होंगी जो उसके बाप से आई होंगी, और वो उसको इंट्राफीटल एनीमिया या इंट्राफीटल हाइड्रोसिटालिस ये सब कुछ कर सकता है। जज़ाकल्लाह।
हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ताहिर शमसी, ही वाज अ पायनियर ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन पाकिस्तान and I joined him in 2020. So for 20 years I did transplant with Tahir Saab, or our team was the pioneer team of bone marrow transplant. So Samra, Zain, ये सब हमारे साथ थे. तो transplant is the only cure for thalassemia. Bone marrow transplant is the only cure for thalassemia. मगर कितने सेंटर्स हैं पूरे मुल्क में? 4 या 5 सेंटर हैं. दुनिया में बहुत कम सेंटर्स हैं. एक ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 5 मिलियन रुपीज़ हो जाती है. मेरे पास 100 बच्चे जब क्लिनिक में आते हैं, 4 या 5 चीज़ काबिल होते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट हो सकता है. बिकॉज किसी के HLA मैच सिबलिंग नहीं है जिससे ब्लड टिश्यू मैच कर रहा हो, किसी के पास फाइनेंस नहीं है, किसी के 100 में से 80 का तो हो नहीं सकता. बिकॉज for a good bone marrow transplant, the child should be well chelated, there should be no liver fibrosis, and there should be no hepatomegaly. Whereas 90% of Pakistani children are having all these 3 problems. Either they are not well chelated, they have the hepatomegaly, or they have the liver fibrosis. So hardly 5 to 10% of Pakistani children are able to undergo for bone marrow transplant. So वो थैलेसीमिया सेंटर्स या वो पेरेंट्स या वो कंपनीज जिन बच्चों को स्पॉन्सर कर रही हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि जी 4 to 5 मिलियन में आप ट्रांसप्लांट कर दें. वो बेहतर है कि आप 10 साल की उम्र तक उन पे मिलियंस लगा देंगे और फिर भी वो हमारे साथ नहीं रहेंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मामला ये कि अभी हम लाहौर में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी की मीटिंग में थे, तो जो पंजाब का डाटा उन्होंने शेयर किया उसमें उन्होंने बताया कि 90% ऑफ बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स एज इज लेस देन 19 ईयर्स. तो 90% बच्चे 19 साल से कम के हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90% बच्चे 19 साल की उम्र से ज्यादा हमारे साथ नहीं रहते, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं. अब 20 साल तक उनके साथ ऐसी भी माएँ आती हैं, ऐसी भी बहनें पुप्पियाँ आती हैं, डॉक्टर साहब 2 साल का HB2 पे आ गया, मैं तो ब्लड नहीं लगाऊंगी डॉक्टर साहब, मर जाए. 19 साल तक आप इसको पहले अजियत देंगे फिर मारेंगे, मरने दे इसको. कोई साइकोलॉजी है, मैं उसको सही नहीं कह रहा, मैं उसको दुरुस्त नहीं कह रहा, बट दैट्स हाउ दे फील. जिनका भाई बहन, जिनका अजीज और क़ारिब, जिनका दिल का टुकड़ा जा चुका है दुनिया से, और 18 साल तक वो लोगों से ब्लड मांगते रहे, और ब्लड मांगने के लिए जब वो निकलते हैं तो सामने से जो आदमी आ रहा होता है वो छुप जाता है कि यार ये फिर ब्लड मांग लेगा हमसे. सो ये वो हकीकतें हैं इस मसले की कि जिसको आपको हमको समझना होगा. दुनिया में बेशुमार जगहों पर थैलेसीमिया को कंट्रोल किया गया और इतनी बड़ी तादाद में थैलेसीमिया होते थे, और 20 साल की मेहनत से एक जनरेशन ने, जैसे आपकी जनरेशन ने आज तय कर लिया कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करेंगे, तो इंशाल्लाह 20 साल के बाद उसके रिजल्ट्स आने नजर आए. और ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील. नए तजुर्बे मत करें, पैसा वक्त टाइम जाया नहीं करें. जो दुनिया की कामयाब तरीके हैं जिनसे जो काम हुआ है भाई वो लोग उसको अप्लाई कर दो. आपको नहीं पाते और अपनी प्रोफेसरी झाड़ने की क्या जरूरत है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस. So what is evidence-based medicine practice? Whatever have been proven in research, in studies, in academics, and if their grade and their level of evidence is good, like 2 or 1, so that is the best. And meta-analysis है किसी चीज़ का जो है randomized control trials हैं और उसमें वो चीज़ कामयाबी के साथ हो चुकी है. This is called evidence-based practice. अगर मेरे पास एक evidence-based practice, एक randomized control trial का डेटा है, I should try, I should apply, I should implement this in my system rather than कि जी मैं ये समझता हूँ, मैं कौन होता हूँ यार, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, मैं 20 साल काम कर लूँ, 30 साल काम कर लूँ. हाँ, अगर मैंने पब्लिश कर दिया है, पेयर रिव्यू जर्नल में, देन उसकी वैल्यू है कि जी दिस इज अ पब्लिश वर्क एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव पब्लिश्ड इट इन इंटरनेशनल जर्नल. सो ये कॉन्सेप्ट है आप सबको कि हाउ वी इनहेरिट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ठीक हो गया? ये मेजर है. ठीक है? So this is a defective gene. This is red one is defective gene. Okay, if child carry 2 defective gene, if parents are carrying 2 defective gene and child got those 2 genes, child will be thalassemia major. और ये दोनों नॉर्मल जीन है. अगर बच्चे ने दोनों नॉर्मल जीन ले ली तो नॉर्मल बच्चा होगा. अब अगर एक एबनॉर्मल और एक नॉर्मल ले ली या एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल ले ली तो माइनर होगा. सो इन ऑल माइनर भी नॉर्मल होते हैं. सही. So there is 75% चांस कि हेल्दी बच्चा होगा और 25% चांस के डिजीज होगा, एंड there is 25% चांस के कंप्लीटली हेल्दी होगा
25% चांस के डिजीज होगा एंड 50% चांस के कैरियर होगा। प्लीज ये ऑटोसोमल रिसेसिव का कॉन्सेप्ट बना लो, कहीं AR ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जाम में जैसे ही क्लिक कर जाए आप इसको अप्लाई कर दो। 25% हेल्दी, 25% डिजीज, 50% कैरियर। मेक सेंस? ठीक है। अब कहा जाता है कि जी माइनर की माइनर से फिर शादी, क्योंकि जब तकलीफें परेशानियां, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, दरवाजे से दाखिल होती हैं तो मोहब्बत खिड़की से बाहर निकल जाती है। सो आपकी जितनी ही मोहब्बत हो, जब आपको ये मसला होता है कि मेजर का बच्चा जिसको ब्लड लगाना पड़े, तो चाहे कज़न मैरिज हो चाहे रिश्तेदारी हो, क्योंकि फिर हर प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग करनी है, प्रीनेटल डायग्नोसिस जिस पे बात करते हैं। अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है लोगों को कि मतलब लोगों को ना बस बहुत शौक है ना अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे देने का। अब आ गया रिश्ता आ गया नदीम का सलमा के लिए। अब सलमा की अम्मी ने कहा थैलेसीमिया माइनर है लड़के को, तो पप्पा ने कहना है और नहीं थैलेसीमिया से कहाँ शादी कर दोगे अपने बच्चे, या चचा ने कहना नहीं थैलेसीमिया तो बहुत बुरी बीमारी है, उससे शादी ना कर देना। अच्छा खासा काबिल पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ ने, शादी रुक गई। आप देखो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर माइनर है सलीम को और साइमा ठीक है या शाजिया जो होगी ठीक है, सो मेजर नहीं आ सकता ना, नेवर। देयर इज 50% चांस के बच्चा कैरियर होगा और 50% चांस के हेल्दी इंडिविजुअल होगा। आज की पढ़ी लिखी सोसाइटी में, आज की अच्छा पढ़े लिखे घरों में ये हो रहा है ना। सो आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करना है कि जी माइनर कैन बी मैरिड, माइनर इज अ नॉर्मल पर्सन, माइनर की शादी हो सकती है अगर एक पार्टनर को माइनर नहीं है तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूं, जो आज के दिन के 2-3 इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। उनमें से एक तो ये कि दिमाग और दिल की जंग में जीत हमेशा दिल की होती है। ये तो इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी डाउ इंटरनेशनल में लोग शायरी समझेंगे, तो इंग्लिश की शायरी पढ़ रहा था घर से ना। सो ये किस फिल्म का डायलॉग है नहीं मालूम। सो माइनर को आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। A2 की कहानी सुन लो। आयरन डेफिशिएंसी में थैलेसीमिया माइनर का डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने क्या बताया, A2 बिटवीन 3.5 to 7%। A2 आयरन डेफिशिएंसी में फॉल्सली लो होता है, हो सकता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिस हो जाता है। लड़कियों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो अगर किसी लड़की का, दुल्हन का, जब हमने थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट किया और उसका A2 आ गया 3.3%, वो उसको कह दिया नॉर्मल है। और लड़के का क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी नहीं था, उसका थैलेसीमिया माइनर आ गया 4%, शादी हो गई, बच्चे को मेजर हो गया। क्योंकि लड़की में फॉल्सली लो A2 आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होने की वजह से थैलेसीमिया माइनर मिस हो गया था। तो इसीलिए हमने जो कानून बनवाया सिंध में और दूसरी जगहों पे, वहां पे बड़ी जिद थी कि सिर्फ लड़के का टेस्ट होना चाहिए थैलेसीमिया माइनर का। 100 दुल्हा का जब टेस्ट करेंगे तो 5 दुल्हा ऐसे होंगे जिनका माइनर आएगा, क्योंकि लड़कों में तो 90% आयरन डेफिशिएंसी होता नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी तो लड़कियों में होता है। क्यों? क्योंकि वो गोश्त नहीं खाती, वो गाय बकरा नहीं खाती, उनकी मंथली ब्लड लॉस होता है, उनकी प्रेगनेंसीज होती हैं, उनका ब्लड लॉस हो रहा होता है। सो प्रेगनेंसी में उनके आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है। देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन गर्ल्स, बट मेंस आर नॉट आयरन डेफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमने कानून इस पे जिद की जो ईरान में हुआ। फिर ये मैंने नहीं कहा, ये ईरान ने किया था। ईरान को पढ़ के मैंने कहा कि एक स्टिग्माइजेशन नहीं होगी लड़कियों की कि देखो इसको तो माइनर है, इसकी शादी कैसे होगी। लड़कों में 100 को करेंगे तो 5 की होगी। लड़कों पे स्टिग्माइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मोछें ऊपर होनी चाहिए बस। तो लड़कों का आप टेस्ट करिए और जिस लड़के का पॉजिटिव हो उसकी होने वाली दुल्हन का करें, तो इस तरह ये बड़ा डुएबल हो जाएगा काम। सो आपको फिक्र करनी है थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट इंटरप्रिटेशन से पहले ये देखना कि लड़की है, आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है। और अक्सर रिपोर्टों पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के नीचे आप लिखा देखेंगे कि ऑल्दो देयर इज अ बॉर्डरलाइन A2 बट दिस कुड बी अ थैलेसीमिया माइनर, सो जेनेटिक टेस्ट कर लें तो बेहतर है। सो ये वो सारे तरीके हैं जो दुनिया भर में लिए गए थैलेसीमिया को बचाने के लिए, कैरियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। कि जैसे स्वीडन है, 22.5 मिलियन आबादी है,
उन्होंने पूरी आबादी को स्क्रीन कर लिया किसी भी बीमारी के लिए। किसी भी बीमारी के लिए प्रिवेंशन करनी है, 25 लाख लोग रहते हैं मुल्क में, सबको स्क्रीन कर दो। पाकिस्तान में तो मतलब 22 करोड़ लोगों में तो मुमकिन ही नहीं है ना कि आप पूरी आबादी को कर दें। हर मुल्क की अपनी कंडीशंस, अपनी इकोनॉमिक्स, अपना बैकग्राउंड है, आपको वो चीजें अप्लाई करनी होंगी। हाई रिस्क स्क्रीनिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एंडोर्स की जाती है। हाई रिस्क कौन हुआ? जो थैलेसीमिया का बच्चा है, उसकी खाला, फूफी, चचा, मामू। तो इंडेक्स फैमिली, कैस्केड स्क्रीनिंग, ये वर्ड याद कर लो जिंदगी भर के लिए। कैस्केड स्क्रीनिंग, द अफेक्टेड चाइल्ड्स एक्सटेंडेड फैमिली, उनको फैमिली ट्री बना के दे दें, मामू को है, खाला को है, फूफी को है, चचा को है, क्योंकि बीबी उन्हीं घरों के बच्चे अगले 5 साल में 5 बच्चे और आ जाते हैं आपके पास, तो मस्जिद शादियां होती चली गई। तो ये काम तो मेरा आपका है ना कि उनकी फैमिली को बताएं कि भाई खुदारा मजीद इस तरह की शादियां नहीं करनी है हमें। मेक सेंस? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसा बचाने के लिए हमने जब स्टडी की तो हमने देखा 35% कैरियर हैं उस फैमिली में जिसमें थैलेसीमिया है, और 5% कैरियर हैं जनरल पॉपुलेशन में। तो उमैर सना फाउंडेशन या जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, हुसैनी फातमी दाव, अपना पैसा क्यों जनरल पॉपुलेशन पे ज्यादा लगाए? हमें तो उस फोकस फैमिली में घुसना चाहिए जिसमें ऑलरेडी है। जहां 100 लोगों पे पैसे खर्च करूंगा तो 35 को आइसोलेट कर लूंगा, ना कि मैं 100 पे खर्च करके 5 को करूं। इवन देन अगर कोई बच्चा आके मुझसे कहता है कि डाउ में मौजूद तमाम बॉयज स्टूडेंट्स को चाहते हैं हमको स्क्रीन कर दिया जाए, तो मैं कहता हूं कर दो, क्योंकि आप कसम ना खा लें कि इस मेथड से थैलेसीमिया नहीं खत्म करना है, इससे करना है। आप सारे मेथड्स को साथ लेके चलें, जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, थैलेसीमिया स्क्रीन करें, थैलेसीमिया प्रिवेंट करें। वहां फतवा ना लगा दे, अरे भाई आप कहां पैसा जाया कर रहे हैं, इससे तो बेहतर है ना फैमिलीज में होगा ना डाउन में होगा, कोई काम नहीं होगा। जो कर रहा है उसको काम करने दो। कहते हैं कि हम गांव को जाके पूरा स्क्रीन करते हुए कर दो। डॉक्टर जैन यहाँ बैठे हुए, मैंने एक गांव में जाके बदीन के पास पूरे गांव को, उसकी फैमिली को, 3, 6, 7 जनरेशन को स्क्रीन करके, कैस्केड स्क्रीनिंग करके, फैमिली स्क्रीनिंग करके प्लेटेड फंक्शन डिसऑर्डर का बता दिया कि आपके पास ये प्लेटेड फंक्शन डिसऑर्डर जो है वो रन करा, पेपर पब्लिश कर दिया इन्होंने। सो हाई रिस्क फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना, उनको करना। फिर एंटीनेटल स्क्रीनिंग मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब इसमें 2 तरीके हैं। ये एक एल्गोरिदम है, इसको हमने अंसारी एंड शम्सी एल्गोरिदम का। एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब लड़की आती है तो उसके साथ कौन आती है? अम्मी। अम्मी कौन होती है? सास होती है। जो अम्मी है उनसे क्या अपने बेटे को बुलाएं, उसका थैलेसीमिया स्क्रीन करना है, क्योंकि अगर बेटी को करेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी है, उसमें तो हम थैलेसीमिया माइनर मिस कर जाएंगे। हम लड़के का स्क्रीन करें, और लड़के का स्क्रीन करके हम उस लड़के को अगर माइनर आ रहा है तो फिर हम उसकी इस दुल्हन को करें। तो जिस तरह आपको याद होगा, आपको नहीं याद होगा बल्कि एक सक्सेस रहता, कहते हैं पाकिस्तान बड़ा सक्सेसफुल मुल्क है। हमने हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल किया हुआ है, सी को कंट्रोल किया हुआ है, HIV को कंट्रोल किया हुआ है, ड्रग को कंट्रोल किया है, कोविड सबसे कम हमारे पास हुआ। सो वी आर द, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ब्राइट स्टूडेंट है दुनिया में, जो सामने बैठे हैं, तालियां। हमें एक नाकाम मुल्क बता के हमें पॉइजन किया जा रहा है। एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट ये कि इनको इतना डिप्रेस कर दो, इतना डिप्रेस कर दो, इतना डिप्रेस कर दो कि खुद कहेंगे हम सबसे घटिया लोग हैं, जबकि हम सबसे कामयाब लोग हैं। ये हमने जब कोविड आया, 13D गुलशन ब्लॉक 5 को ब्लॉक कर दो, कंटेनर लगा दो, वजीर आला से ऑर्डर आ रहे हैं, लाहौर से चला हुआ फैसलाबाद में गिरफ्तार हो रहा है कोविड वाला। वी आर सो एफिशिएंट, वी कैन डू, वी डिड इट। आप पड़ोसी मुल्क में लकड़ियां खत्म हो गई, कब्रिस्तान की जगह खत्म हो गई, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोविड कंट्रोल रहा उसके मुकाबले में। सो हमने क्या किया, जो DRHD नेगेटिव मदर्स हैं, जब वो बुकिंग पे आती है तो उनका ब्लड ग्रुप कराया जाता है हर औरत का। जब ये नहीं होता था तो 90% RHD नेगेटिव मदर, जिनकी शादी RHD पॉजिटिव मियां से होती थी, उसका जब RHD पॉजिटिव बच्चा आता था तो वो इंटरइटरेंट डेथ या हाइड्रोसिटालिस से मर जाता था। इस वक्त 99% पूरे मुल्क में प्रैक्टिस है कि लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका क्या किया जाता है? ब्लड ग्रुप। अगर लड़की का ब्लड ग्रुप RHD नेगेटिव है तो अगला काम क्या किया जाएगा? हस्बैंड को चेक किया जाएगा। अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो उसको एंटी-D के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सबको ये कॉन्सेप्ट है? हाथ उठाएं, ठीक है। और हम कहते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे अमल करते हुए थैलेसीमिया भी प्रिवेंट किया जाए, ऑब्स्टेट्रिशियंस को ऑन बोर्ड लिया जाए, ऑब्स्टेट्रिशियन एट द टाइम ऑफ बुकिंग ब्लड ग्रुप भी कराए और थैलेसीमिया माइनर की हस्बैंड की स्क्रीनिंग भी कराए।
तो इस तरह से आप एंटीनेटल स्क्रीनिंग पे जाएंगे। अगर दोनों माइनर आ गए, दुल्हन भी और दूल्हा भी, शादी हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है खातून, तो हमें क्या करना है इस पे बात करेंगे। एक्सटेंडेड टर्म स्क्रीनिंग पे कर ली, इमीडिएट टर्म, प्री मैरिज स्क्रीनिंग पे हमने बात की, अभी आगे करेंगे। स्क्रीनिंग एट द टाइम ऑफ बुकिंग और मास स्क्रीनिंग की बात हो रही है पूरे मुल्क को। फिर मैं वही कहूंगा कि डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील। सक्सेस स्टोरीज क्या है? ईरान इज अ वेरी सक्सेस स्टोरीज फॉर बोथ। मैं ब्लड बैंक वालों को भी कहूंगा कि 20 साल पहले मेरा गोरा प्रोफेसर ईरान की एग्जाम्पल दे रहा होता था कि ब्लड बैंकिंग सीखनी है तो ईरान से जाके सीखो, जो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी उनकी है। और थैलेसीमिया को भी उन्होंने इस तरह से अपने मुल्क में ऑलमोस्ट बॉटम पर लेकर आ गए। और इन्होंने भी जिस सूबे में 250, 300, 350 बच्चे पैदा होते थे, जब इन्होंने प्री मैरिज स्क्रीनिंग का कानून अप्लाई कर दिया तो 4, 5 और 6 बच्चे पैदा हुए। इवन ये करना पड़ता था कि सूबा बदल के शादी करनी पड़ती थी अगर कोई माइनर से शादी करना चाह रहे थे। मैं उस सूबे का कानून ये कि यहाँ पे थैलेसीमिया माइनर से। दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम कंट्री एंड द सेम वे इज प्रैक्टिसिंग इन सऊदी एंड दुबई एंड एवरीवेयर। हर शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट हो रहा है। सो इनका पब्लिश काम है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। ये है इटली में, और 1977 में इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया और सारे काम किए। पॉपुलेशन वाइड स्क्रीनिंग भी की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन प्रोग्राम जो अभी हो रहा है इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स भी किए, प्रीनेटल डायग्नोसिस किया। और फिर देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ये एग्जाम से हटकर है डिस्टिंक्शन वाले बच्चों के लिए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। हमने प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग से एक बच्ची वो पैदा की कि जो HLA-मैच भी थी, जो बच्चा थैलेसीमिया का पैदा हो गया था और थैलेसीमिया भी नहीं था, और उसका मैरो लेके हमने ट्रांसप्लांट कर दिया जो बच्चा थैलेसीमिया का था यहाँ कराची में। सो दिस इज पॉसिबल स्टिल हियर इन कराची। हमें थोड़ी सी हेल्प दुबई भेज के लेनी पड़ी उसके ओवम को फ्रीज करने की और उसमें से जेनेटिक टेस्टिंग करने की। सो इवन ये सब उन्होंने करके, खैर ये तो बहुत रॉकेट साइंस है, इसको छोड़ दो। हम तो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि जी स्क्रीनिंग, एजुकेशन एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, और ये सारे मेजर्स में उन्होंने कोई 8000 के करीब फीटस स्क्रीन किए। सिर्फ उमैसना फाउंडेशन, अकबर भाई कितना सीरियस कर चुकी है अभी तक? 3000 सिर्फ उमैसना फाउंडेशन कोरियन के सैम्पलिंग 2005 से लेकर अब तक कर चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिंध और बलूचिस्तान में। हर थैलेसीमिया सेंटर को ये ऑफर है, किसी की यहाँ कोई प्रेग्नेंट मदर हो नॉन थैलेसीमिया के बच्चे की, वो उसको भेजिए, हम उसका सीरियस फ्री में करके देंगे। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग। और वाई पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है कि हमने जो सक्सेस स्टोरीज थी उनको फॉलो किया। अपने साइप्रस में अगेन ये सब इनका प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू हुआ 70s में, और फिर वही कि जी मतलब प्री मैरिटल स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जेनेटिक काउंसलर का। जेनेटिक काउंसलर इज द बैकबोन ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम। जेनेटिक काउंसलर इज द वन। हमने जो पेपर पब्लिश किए जिस पर हम बात करते हैं, सो एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग की, और उसमें हमने देखा कि 32% तक थैलेसीमिया माइनर हमें मिले। एंड दिस इज कोरियन सैम्पलिंग के जी हम माँ के पेट से 11 से 12 हफ्ते में प्रेगनेंसी के सैंपल लेते हैं। थैलेसीमिया माइनर है वालदेन 11 to 16 वीक में होता है, हम 11 to 12 वीक में ले लेते हैं क्योंकि 16 वीक से पहले हमें अबॉर्ट करना होता है। और फिर अगर मेजर है, अगर हेल्दी है तो गुड, मेजर है तो आप अबॉर्ट करेंगे। अच्छा, मैंने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया इंडिया की किताब में, तो उसमें डिफरेंट रिलीजन्स में थैलेसीमिया प्रिवेंशन और अबॉर्शन के ऊपर लिखा। तो इस्लाम वाज द ओनली रिलीजन व्हिच गिव परमिशन ऑफ अबॉर्शन। Otherwise, in Christianity, in Hinduism, in Buddhism, at the time of fertilization of ovum and sperm, life starts from there. So they do not allow abortion. Islam is the only religion जहाँ पे हदीस है कि 120 दिन में रूह भूखी है, जो कि 17 हफ्ता बनता है, तो हम 16 हफ्ते इसलिए लिखते हैं कि लोग 16 हफ्ते में आके फिर कहते हैं अब करो, तो हम कहते हैं जल्दी कराओ, बच्चा भी छोटा होता है अबॉर्ट। हमने जो पेपर पब्लिश किया उसमें हमने बताया कि हमने कोई 1000 के करीब लोगों को CVS किया, 2500 का मेजर आया, और उन सब ने अबॉर्ट कराया, एक ने भी मना नहीं किया। किसी की सास ने, किसी की मौलवी ने, पादरी ने, किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि आपने उनको ग्रास रूट पर उनका मसला हल करके दे दिया, उनके फाइनेंशियल चीज़ों को, और अच्छी जेनेटिक काउंसलिंग कर दी, फाइनेंस का भी टेक केयर कर लिया, अच्छी जेनेटिक काउंसलिंग कर दी, तो 100% कॉम्प्लाइंस। लोग पाकिस्तान में कौन करेगा, कौन करता है? भाई आप करने वाले तो बनिए, आप मट्टी पे बैठ के उनसे उनके अंदाज में बात तो करिए। अगर वो सिंधी बोलता है सिंधी, पश्तो बोलता है पश्तो, उससे बैठ के उसके लहजे में बोलो तो वो आपकी बात मानेगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाज़ औक़ात उनके पास अबॉर्ट करने के भी पैसे नहीं होते, वो भी आपको करके देने होते हैं। आप उनके मसले हल करें उनके तरीके से, 100% आपको कॉम्प्लाइंस मिलेगा इंशाल्लाह।
ये फतवा है खमैनी साहब का ईरान से कि जी अबॉर्शन किया जा सकता है, और ये मौलाना तकी उस्मानी साहब का पाकिस्तान से कि अबॉर्शन किया जा सकता है कि अगर इस तरह की बीमारी है तो, और हदीस का भी मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। जब आप कोरिनिक विलस सैंपलिंग करेंगे तो आप उसकी जब कोरिनिक विलस निकालेंगे उसको कौन सी लैब में एसेस करेंगे? जेनेटिक लैब में। तो जेनेटिक्स आपको पाकिस्तानी पॉपुलेशन की पता होनी चाहिए। देयर आर 150 म्यूटेशंस ऑफ थैलेसीमिया। The most common 28 mutations which Pakistani population is carrying, we should know it. अगर आपको जेनेटिक्स ही नहीं पता तो आप उसको कैसे टेस्ट करके अबॉर्ट करेंगे? ये पेपर हमने पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी में और 2011 में, और इसमें हमने जो मुख्तलिफ पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान में म्यूटेशंस बताई। इवन हर कौमियत की जो मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड म्यूटेशन और फिर उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन और जो यूनिक म्यूटेशंस थी वो सीक्वेंस करके हमने ऐड ऑन की उनके पैनल में। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी लोकल जेनेटिक्स तो पता हो ना कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। और फिर ये वो पेपर जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था कि इफेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांसएब्डोमिनल कोरिनिक सैंपलिंग फॉर प्रीनेटल पीरियड थैलेसीमिया, मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी, ट्रांसएब्डोमिनल सीवीएस की हमने, और हमें ऑलमोस्ट सब ने कॉम्प्लाई किया, और 25% फीटर्स जो थे वो 28% बीटा थैलेसीमिया मेजर थे, 50% माइनर थे और 21% हेल्दी थे। ये मेथड है। ये अम्ब्लाइकस के पास से आप निडल इंसर्ट करते हैं और यूट्रस में जाते हैं, यहाँ से कोरिनिक विलस सैंपल निकालते हैं और उसको आप डीएनए लैब में रन करते हैं। और ये एक और पेपर है हमारा जो पब्लिश हुआ जेपीएमए में कि इमीडिएट फैमिली स्क्रीनिंग में हमने जो है स्क्रीन किया, और वही जो मैंने अर्ज की कि इमीडिएट फैमिली स्क्रीनिंग में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ना कि आप सब में जाके उसको देखें। प्रॉब्लम वही है कि जो लोग एतराज़ करते हैं कि जी स्टिग्माइजेशन, ये प्रॉब्लम जो है, ये मैंने आपको बताया कि A2 जो है 3.5 to 7% होता है माइनर में। जो बॉर्डर लाइन होते हैं वहाँ पे आप मिस कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो हो गए। एक एतराज़ ये किया जाता है कि जी महंगे टेस्ट हैं, मुल्क में पैसे नहीं है, कैसे करेंगे हम? तो ये हमने एक स्टडी की, सिंगल ट्यूब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, और ये यूरोपियन जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी में पब्लिश हुई, जो मेरे लिए उस वक्त का बहुत इम्पैक्ट फैक्टर हाई वाला आर्टिकल था, जर्नल था, 3.5 इम्पैक्ट फैक्टर था इसका। तो उसमें एक कतरा ब्लड का लेना है और उसको 0.36% नॉर्मल लाइन में डालना है, और पीछे वो 4 लाइंस रीड करनी है। अगर लाइन नजर नहीं आ रही तो दिस इज माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया के 2 डिफरेंशियल बनते हैं। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब होता है MCV लेस देन 80। किसी का मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम अगर लेस देन 80 है तो माइक्रोसाइटोसिस है। माइक्रोसाइटोसिस की पूरी दुनिया में, जो दुनिया अब तक बनी है, अब तक 5 कॉजेज हैं। 3 तो बेकार कॉजेज हैं, उनको मत याद करना, एग्जाम में कह देना सर ने मना किया था। 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया माइनर। माइक्रोसाइटिक एनीमिया के 2 मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल क्या है? और थैलेसीमिया माइनर। 3 इसलिए बता देता हूँ, नहीं तो रात तक तुम लोग परेशान होगा, गूगल में चेक तो करोगे नहीं तुम लोग जाके, मैं ही बता देता हूँ। हाँ, डॉक्टर सभा कहती थी मैं नहीं बताऊंगी, खुद कल पढ़कर आना फिर बताना। कभी नहीं बताया उन्होंने। मैं पढ़ाया इस तरह के सवाल छोड़ देती थी, खुद कल पढ़कर आना बताना। 3 जो है इसमें बेटा सिटोब्लास्टिक एनीमिया है, लेड पॉइजनिंग है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर है। लेड पॉइजनिंग इसलिए नहीं होती कि अब लेड के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते। सिटोब्लास्टिक मेरे उस्ताद की पूरी जिंदगी में 8 केस आए या 10 केस आए। डॉक्टर जैन, कितने सिटोब्लास्टिक मैरो अब तक आपने रिपोर्ट किए होंगे अपने 10-15 साल की प्रैक्टिस में? कॉन्जेनिटल इनहेरिटेड 3-4। तो वो जब जो चीज 20,000 में 3-4 है उसको मैं क्या बोलूं, उसको मैं क्यों? मगर जो चीज 20,000 में 5,000 है, 10,000 है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो याद रखना है ना। थैलेसीमिया माइनर जो आगे नस्लें खराब कर रहा है उसको याद रखना है। 2 डिफरेंशियल है माइक्रोसिटिक एनीमिया के, आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया माइनर। अच्छा, टेस्ट थैलेसीमिया माइनर का क्या है? हीमोग्लोबिन, और मेजर का भी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अच्छा, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस महंगा टेस्ट है, कम जगहों पे होता है। अगर आप गांव देहात में स्क्रीनिंग करें, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करें और सिर्फ उसमें सीबीसी करें, सिर्फ सीबीसी। और जिन दुल्हा का माइक्रोसिटिक एनीमिया है उनको शहर भेज देंगे, भैया आप जाके इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के आइए। और जो दुल्हा माइक्रोसिटिक नहीं है उनको आप ठीक है
आप शादी करिए, फिर भी 1% चांस है कि आप मिस कर जाएंगे। मगर जैन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें अगर कैप 1 म्यूटेशन आप मिस कर रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग उस पर एतराज लेके बैठ जाते हैं, साईं आप तो कैप 1 मिस कर जाएंगे। यार हमें भी पता है कैप 1 जिस मुल्क में हो ही नहीं रही प्रैक्टिस, जहाँ 99% आप इस एतराज पे मैं 3 सेक्रेटरीज और मिनिस्टर से मिला हूँ, तीनों ने एतराज किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्ट्रोफोर्सेस नहीं है। इतना तजुर्बा आप लोगों का हो गया समरा, मुझे बताइए कि अगर आप सिर्फ सीबीसी को कर दें, सिर्फ सीबीसी को कर दें और डॉक्टर साहब और कहें कि जो माइक्रोसिटिक है दुल्हा उसको स्क्रीन करो, तो हम एक ये एज अ कॉम आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, सरकार की जगह पे बैठ के उनसे कहना होगा आप सिर्फ सीबीसी इज ए प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये हर जगह होता है। हम लोगों ने क्या किया, ये सिंगल ट्यूब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किया, और जब पॉइंट अकबर साहब यहाँ बैठे हुए, इन्होंने 300 पेरेंट्स को थैलेसीमिया के स्क्रीन किया, 99% केसेस में हमने इनका सॉफ्ट टेस्ट भी किया, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, सीबीसी, आयरन प्रोफाइल, जेनेटिक टेस्ट सबका, और फिर हमने ये देखा कि सॉफ्ट टेस्ट वाज एज गुड एज जेनेटिक और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 8 आने का टेस्ट है, वो 10,000 रुपए का टेस्ट है। सो दिस वाज पब्लिश्ड एंड दिस इज द रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी 95 और 98% देखी। किसी भी आप हेपेटाइटिस बी-सी की रिपोर्टें निकाल रहे हैं हर रोज यहाँ से, ये सब पैथोलॉजिस्ट सीनियर बैठे हुए, दिस ऑलवेज लेस देन 1% चांस कि आप मिस कर रहे होंगे विंडो पीरियड। तो कोई 100% चीज नहीं होती है, 99% ही होती है। सो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड था जो यूरोपियन जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में पब्लिश हुआ, और ये प्री मैरिज स्क्रीनिंग का डाटा है हमारा। काउंसलिंग की गए और फिर लोगों ने बात मानी और उन्होंने शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट कराए। ये पूरे सिंध और बलूचिस्तान के वो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं कराची के, जो मैसरा फाउंडेशन में पेशेंट्स भेजते हैं, और उनके भेजने का मकसद होता है कि मजीद बच्चे ना पैदा हों। एक थैलेसीमिया सेंटर में अगर एक बच्चा आ गया है तो कुदरत की तरफ से उसी फैमिली में 3 और बच्चे आ गए, तो आई शुड बी गिल्टी कि मेरे थैलेसीमिया सेंटर में 2 बच्चे और कैसे पैदा हुए, उनका सीरियस होना चाहिए था, उनकी प्रीनेटल डायग्नोसिस होनी चाहिए थी। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो बेस्ट मेथड है वो कैस्केड स्क्रीनिंग है। जिस फैमिली में ऑलरेडी थैलेसीमिया का बच्चा मौजूद है उसके मामू, चचा, खाला, पप्पी को स्क्रीन करिए। उस फैमिली में मजीद बच्चा नहीं आना चाहिए, माँ को कोरियन प्लस सैम्पलिंग ऑफर करिए, और फिर शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराइए। पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों का मसला है, तो मैं ज़ाती तौर पे 25 साल से काम करके समझता हूँ कि अगर नादरा के थ्रू शनाख्ती कार्ड में ब्लड ग्रुप और थैलेसीमिया स्टेटस को डाल दिया जाए, तो मैं ये नाजायज़ फरमाइश नहीं कर रहा, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, एक मुल्क की 1 करोड़ आबादी, 5% ऑफ द पॉपुलेशन, और एक एपिडेमियोलॉजी की रजिस्ट्री बननी चाहिए। हर नए थैलेसीमिया मेजर के केस को उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, और नए तरीके, ये नए डॉक्टर्स हैं साइमा, जैन, समरा, डॉक्टर उज़मा माशाल्लाह बैठी हैं, और फिर इनकी मेंटोर, इनकी डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा, और हमारे एनआईवीडी में डॉक्टर उज़मा हैं, तो बहुत सारी उज़मा हैं। तो नए तरीका ये हो सकता है कि जो भी इलेक्ट्रोफोर्सिस पे हमारी आपकी लैब में, हम जो यहाँ लोग बैठे हैं, हमारी कम से कम 10 लैब्स हैं जो महीने के 10,000 इलेक्ट्रोफोर्सेस, 2,000 इलेक्ट्रोफोर्सेस, 1,000 जितने भी अलखदमत की, मैं डायरेक्टर हूँ, अलखदमत की लैब्स हैं, हम सारी लैब्स का जो मेजर का डाटा है उसको तो डालना शुरू करें एक पूल में। ये नया मेजर डायग्नोज में डाल दिया पूल में मेजर, तो एक रफ आइडिया तो अल-मुस्तफ़ा हो गया, हुसैनी हो गया, हेल्प हो गया, फातमीद हो गया, जो नया इलेक्ट्रोफोर्सिस है उसको डालते जाए। तो दिस कैन बी अनदर मेथड। मैं अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो कुछ शेर सुना के ख़त्म करूँ। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, ना ये कि उसने ताम हो, ना देखने में आम सी, ना ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छत फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। अच्छा, अपनी किस्मत में सभी कुछ था, फूल न थे। अपनी किस्मत में सभी कुछ था हजरत, अपनी किस्मत में सभी कुछ था, फूल न थे, तो मगर फूल न होते तो हमारे होते। अच्छा, एक शेर है जिसकी अम्मी को शायरी आती है ना, उसका इसमें बहुत फायदा है। मेरी शादी इस शेर के ऊपर हुई थी।
अच्छा एसएमसी में पढ़ाता हूँ जाके, तो स्टूडेंट्स नहीं सुनना चाह रहे होते, लड़के बिजी होते, तो लड़के कहते सुनो ना। सर्द मोहरी झोंपड़ियों तक आ पहुंची, गांव बिल्कुल शहर जैसा हो गया। सर्द मोहरी मतलब बताना पड़ता है बच्चों को, कोल्ड एटीट्यूड, बेहिसी। सर्द मोहरी झोंपड़ियों तक आ पहुंची, गांव बिल्कुल शहर जैसा हो गया। तेरी मर्जी की बहू आ तो गई, मां तेरा बेटा तना रह गया। बेटा वो बच्चा, उसका मसला मैं समझ गया, उसका मसला चल रहा है, कोई फुफीजात खालाजात का चल रहा है। तो माँ पे ब्रेक लेनी है बेटा, माँ पे पॉज देना है, अम्मी की हार्ट बीट मिस होनी चाहिए। तो अम्मा कहेंगी बेटा अब तो तेरी मर्जी की बहू आएगी, मैं तो नहीं। अच्छा मेरा मसला इस हो गया था, अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं? दिल ये कहता है इस्तिखारा कर, इस्तिखारा ये कहता है किनारा कर लूं, दिल ये कहते हैं इस्तिखारा दोबारा कर लूं। थैंक यू वेरी मच।